So according to the Hirschman, process of initial investment in social overhead cost is constant and without any hindrance. It is self-propelling. On the contrary, process of initial investment in directly productivity activities may cause hindrance because it faces shortages of social overhead cost, and unless political pressure is effective, investment in social overhead cost does not take place. तो अगर हम डायरेक्टली सोशल ओवरहेड कॉस्ट के साथ जाएंगे तो व्हाट विल बी द डेवलपमेंट प्रोसेस? देखिए, एक्स एक्सिस पे है इन्वेस्टमेंट इन सोशल ओवरहेड कॉस्ट एंड वाई एक्सिस पे है इन्वेस्टमेंट इन डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. तो हम देख सकते हैं कि अगर हम पहले सोशल ओवरहेड कॉस्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए वी आर एट पॉइंट डी, ए जो है हमारा कर्व है, तो जो पॉसिबिलिटी है हमारी डी पॉइंट पे है, तो अगर हम निवेश करते हैं सोशल ओवरहेड कॉस्ट पे तो पाथ विल बी फ्रॉम डी टू ई, देन ई टू जी, then G to H, and from H to, this is the point K is missing here, D, G, K. तो ये हमारा एक्सपेंशन पाथ है. तो हमने कैसे अडॉप्ट किया ये? D से G, G से यहाँ K है, K मिसिंग है यहाँ से. तो ये पाथ हमने कैसे बैलेंस ग्रोथ पाथ को अचीव किया? इन्वेस्टमेंट इन सोशल ओवरहेड कॉस्ट. और अगर हम इन्वेस्टमेंट इन डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में पहले करते हैं तो पाथ क्या होगा? फ्रॉम डी टू एफ, एफ टू जी, जी टू एच एंड एच टू अगेन के. यानी कि पाथ सेम रहेगा, फ्रॉम डी टू जी, जी टू के. यहाँ के होना चाहिए. तो लेकिन दोनों में से किसी भी एक प्रोसेस को चूज करके हम इस पाथ को अचीव कर सकते हैं, चाहे शुरुआत सोशल ओवरहेड से करें या डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के साथ शुरुआत करें. यानी कि दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ हम ग्रोथ को अचीव कर रहे हैं, एंड दिस इज आवर पाथ ऑफ डेवलपमेंट. नाउ तो अभी मैंने इसी पाथ की आपके साथ ये डिस्कशन की है कि कैसे हम, अगर हम एक्सेस कैपेसिटी को चूज करते हैं तो पाथ विल बी डी ई जी एच के, और अगर शॉर्टेजेस को करते हैं देन डी एफ जी जे के विल बी द पाथ. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस. व्हाट आर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस? जब हम एक इंडस्ट्री को डेवलप करते हैं जिससे कि दूसरी इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल डेवलप हो पाता है. When an industry develops, then all those industries also develop which supply raw material to it. मान लीजिए हमारे पास कोई A इंडस्ट्री है और A इंडस्ट्री अपनी रॉ मटेरियल की नीड्स के लिए X और Y पर निर्भर करती है. तो अगर A इंडस्ट्री डेवलप होगी तो उसकी वजह से X और Y इंडस्ट्रीज भी ग्रो करेंगी. सो दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड लिंकेजेस. यानी कि A इंडस्ट्री के डेवलपमेंट होने से जो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही हैं इंडस्ट्रीज X और Y, वो भी ग्रो कर रही हैं. अब इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं. With setting up of a steel plant, demand for iron, coal and other inputs bound to go up. Then more production of these inputs take place. तो steel plant में प्रोडक्शन बढ़ने से आयरन और कोल की डिमांड भी बढ़ जाएगी. So this is called backward linkage. Now come to the forward linkage. It may encourage investment in subsequent stages of the production when goods produced in an industry serve as raw material to other industry. It is called forward linkage. अब इसको ऐसे बताते हैं कि अगर एक A इंडस्ट्री है, वो उसकी डेवलपमेंट होने से B इंडस्ट्री को कैसे फायदा है कि जो A इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रहा है वो B इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है. यानी कि जो भी प्रोडक्शन A इंडस्ट्री में हो रही है, B इंडस्ट्री उसको अपने रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रही है. तो this is called the forward linkage. Similarly, same example, when steel plant begins producing steel, then units manufacturing machine tools
ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा विल आल्सो बी एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि वो स्टील को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स और मशीन्स। तो एक तरह से ये कौन सा लिंकेज हो गया, फॉरवर्ड लिंकेज। तो हरीश मैन कहते हैं कि हमें ऐसी इंडस्ट्रीज को पिक करना चाहिए जिसका टोटल लिंकेज इफेक्ट मैक्सिमम हो, यानी कि उसका बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट भी हो और फॉरवर्ड लिंकेज इफेक्ट भी हो, जैसे कि हमने स्टील इंडस्ट्री की भी बात की। और उन्होंने कहा है लास्ट इंडस्ट्रीज को पहले इस्टेब्लिश करना चाहिए। तो लास्ट इंडस्ट्री कौन सी है, दोज इंडस्ट्रीज whose products are imported from abroad and within the country only its form is changed। तो इनको import enclaved industries भी कहा जाता है। और कहते हैं कि एक ऐसा भी टाइम आता है कि जब हम कोशिश करते हैं कि इन इंडस्ट्रीज में बनने वाला जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी अपने देश में ही प्रोड्यूस कर सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट द अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटेजी। अब क्या मेरिट्स हैं इस थियोरी के, ये रियलिस्टिक थ्योरी है। क्यों, क्योंकि दैट इज क्लोज टू द रियलिटी, क्योंकि हमें पता है कि देयर इज अ पैक्विटी ऑफ रिसोर्सेज, कैपिटल की कमी पाई जाती है। तो कैपिटल की कमी के होते हुए अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटेजी इज मोर सुटेबल एंड रियलिस्टिक फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। और बेसिक इंडस्ट्रीज के लिए ये स्ट्रेटेजी ही अडॉप्ट की जाती है, क्योंकि उन्हीं की अडॉप्शन से इनकम और एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, मार्केट का साइज बढ़ता है और वो इकोनॉमीज जो है एक्सटर्नल इकोनॉमीज रीप करती हैं। सेल्फ रिलायंस की हम आत्मनिर्भर हो पाते हैं और इकोनॉमिक सरप्लस जो है वो जनरेट हो पाता है और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को हम ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट भी पॉसिबल है। अब क्रिटिसिज्म भी है, कहते हैं कि डिस इक्विलिब्रियम क्रिएट किया जाए पर हाउ मच, कितना, इसका कोई भी मापदंड नहीं है कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कितना डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट किया जाए। और कहते हैं ये बहुत ज्यादा एम्फोसिस देते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे, जबकि इन्फ्लेशन की पॉसिबिलिटी अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटेजी के साथ भी है, बैलेंस्ड के साथ भी है, अनबैलेंस्ड के साथ भी है। और कहते हैं कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज की भी पॉसिबिलिटी संभव है। कहते हैं कि इम्बैलेंसेस को जरूरी नहीं क्रिएट करने की जरूरत है, कहते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज तो अक्सर ही जो इम्बैलेंसेस हैं उनको फेस करती हैं। और कहते हैं कि जो इनिशियल स्टेज पे जो इन्वेस्टमेंट में ऑब्स्टेकल्स आती हैं उसके बारे में भी यहाँ ज्यादा बात नहीं की गई। डिग्री कितनी हो इम्बैलेंस की उसकी भी नहीं बात की गई। और इसमें भी अनसर्टेनिटी है, क्यों, क्योंकि हम दूसरों पर भी निर्भरता अपनी शो कर रहे हैं, फॉरेन कैपिटल पर और फॉरेन इंडस्ट्रीज पर भी अपनी निर्भरता शो कर रहे हैं। बेसिक फैसिलिटीज की कमी पाई जाती है, लोकलाइजेशन के डिसएडवांटेजेस हैं, लिंकेज इफेक्ट्स जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, इंपिरिकल डाटा जो है इसको एम्फेसाइज नहीं कर रहा, प्रूफ नहीं कर रहा और एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर किया गया है, ज्यादा स्ट्रेस इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ही दिया गया है फॉर द अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटेजी, और डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट कंट्रीज के लिए ये सुटेबल नहीं है। Now we come to the very important part of the discussion, balanced versus unbalanced। फर्स्ट लेक्चर में हमने बैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटेजी को जाना, अब सेकेंड लेक्चर में हमने अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी को पढ़ा है। नाउ कहते हैं कि इस डिबेट का कोई भी एंड नहीं है कि कौन सी थ्योरी जो है वो बेस्ट है। हमें पता है बैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटेजी के लिए हमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर नक से कहते हैं आपने विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को तोड़ना है तो आपको बिग पुश जो है वो देना ही पड़ेगा, लार्ज स्केल पे इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। जबकि अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटेजी कहती है कि हमें डिसइक्विलिब्रिया क्रिएट करना है, उन इंडस्ट्रीज में पहले निवेश करना है जिनका टोटल लिंकेज इफेक्ट मैक्सिमम है। तो दोनों ही स्ट्रेटेजीज में सिमिलैरिटीज क्या है, दोनों का मकसद क्या है, देश का आर्थिक विकास, और दोनों के लिए ही हमें एक प्लानिंग की जरूरत है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। और दोनों ही ये अज्यूम करके चलती हैं कि सप्लाई ऑफ फैक्टर्स इज इलास्टिक, लेकिन रियलिटी में क्या है, फैक्टर्स आर नॉट इलास्टिक।
देन कम्स डिसिमिलरिटी। वो हम जान ही चुके हैं कि बैलेंस ग्रोथ के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, जबकि अनबैलेंस्ड के लिए हम कुछ लीडिंग सेक्टर्स में ही निवेश करते हैं। बैलेंस्ड ग्रोथ जो है लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट चाहिए, जबकि अनबैलेंस्ड के लिए लेस इन्वेस्टमेंट चाहिए। बैलेंस ग्रोथ और में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है कैसे होती है, बाय बैलेंसिंग इन ऑल द सेक्टर्स, जबकि अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी में क्या होती है, डेलिब्रेट हम इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। लॉन्ग रन में बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जाता है, जबकि अनबैलेंस को शॉर्ट रन में भी अडॉप्ट किया जाता है। और जो बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी है उसमें मेन ऑब्स्टेकल है लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट, जबकि अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी में मेन ऑब्स्टेकल है लैक ऑफ डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट कौन सी इंडस्ट्रीज में पहले की जाए जिसका कि लिंकेज इफेक्ट मैक्सिमम है। सो एट लास्ट हम कह सकते हैं कि इट इज डिफिकल्ट टू से विच ऑफ द टू स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट इज बेस्ट। सो आर्थिक विकास के लिए हमें दोनों ही स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन आवर सर्कमस्टांसेस, कि हम अपनी इकोनॉमी में पहले किस चीज को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट रेफरेंसेस। W.A. लुइस की बुक है द थियोरी ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, रगनर नक से प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, एंड किंजलबर्गर की है हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थ्रिलवॉल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, माथुर की प्लानिंग फॉर स्टेडी ग्रोथ, R.K. लेखी की है हमारे पास इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, हरीश मैन की है द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड सिंगर की है इकोनॉमिक progress in underdeveloped countries. So these are other books. With the help of these books you can go through this topic. अब है बहुत ही important part, questions based on this topic. तो कौन कौन से सवाल, बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कर लिए थे उसी लेक्चर में। आज हम देखेंगे कि अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी के अंतर्गत कौन कौन से सवाल आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी, व्हाट इज अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी, देन व्हाट आर द लिंकेज इफेक्टिव, व्हाट इज द लास्ट इंडस्ट्री फर्स्ट। शॉर्ट आंसर टाइप में आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज फॉरवर्ड लिंकेज, व्हाट इज बैकवर्ड लिंकेज, what is SOC, social overhead capital, what is directly productive activities, what is convergent and divergent series of investment, explain development path। तो ये आपको शॉर्ट आंसर टाइप्स में भी पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग आंसर टाइप में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन क्रिटिकली एक्सप्लेन अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी, देन आपको क्रिटिकली एक्सप्लेन बैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी, दोनों तरह से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट और मेन सवाल है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजीज, दोनों ही स्ट्रेटजीज में क्या अंतर है, एंड विच ऑफ द टू इज बेटर फॉर इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कि दोनों ही स्ट्रेटजीज में से इनिशियल अगर कोई इकोनॉमी अपनी ग्रोथ पाथ को अचीव करना चाह रही है तो कौन सी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा आपसे जा सकता है कि फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ग्रोथ स्ट्रेटजी इज बेस्ट, बैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी और अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी। तो ये भी प्रश्न आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजीज। दोनों में ही बैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी में हमने जाना कि हमने अगर सभी सेक्टर का एक साथ जब हम विकास करते हैं ताकि मार्केट का साइज बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी, जिसमें कि हमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, बिग पुश की जरूरत है, जिससे कि हम विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को तोड़ सकते हैं। कोई भी अल्प विकसित देश जो है बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करके विकसित अर्थव्यवस्था
के तरफ अपने कदम बढ़ा सकती है, यानी कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी भी डेवलप्ड इकोनॉमी बन सकती है अगर वो बैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करे। लेकिन उसके लिए हमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट और कैपिटल की जरूरत है। जबकि अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटेजी, अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट की कमी है, कैपिटल की कमी है, तो हम बहुत ही ज्यादा जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं या जिनका लिंकेज इफेक्ट मैक्सिमम है उसमें निवेश करके और इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करके, डिसइक्विलिब्रिया क्रिएट करके इकोनॉमी में ग्रोथ पाथ को अचीव कर सकते हैं। तो these are the balanced and unbalanced growth strategies. Thank you.